नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है? ये यूनिवर्स किन नियमों को मानता है? तो इसके बारे में आज बात करेंगे। और वैसे ही जो चैप्टर 11th की फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मांड किन नियमों को फॉलो करता है। देखिए, आपको पता है कि सूरज उगता है, उसका एक नियम है कि इस वक्त यहाँ पे होगा, इस वक्त यहाँ पे होगा। अब हमारे हिसाब से देखें तो सुबह उगता है, शाम को वो सूरज छिप जाता है। लेकिन इसी प्रकार क्या होता है कि ब्रह्मांड बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो उनको फॉलो करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मांड जिन पर टिका हुआ है, ऐसे नियम जिन पर ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो अरस्तु की अगर थ्योरम अपने परिमेय माने तो अरस्तु ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसको गतिशील रखने के लिए, या स्थिर है तो उसको स्थिर को गतिशील बनाने के लिए किसी न किसी बल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार फिजिक्स की भाषा में देखें तो प्रकृति की प्रत्येक घटना किसी न किसी बल पर आश्रित है, किसी न किसी बल की नीड जरूरत उसको है ही है। तो आज हम जानेंगे कि वो चार बल जिन पर पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। तो बात करते हैं प्रकृति के मूल चार बलों की, फंडामेंटल फोर्सेस की। प्रकृति के अंदर चार मूल बल हैं। नंबर 1 पे जो है बेटा वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही इसका अगर एक्सप्लेनेशन करें तो जब इसका चैप्टर करवाएंगे तब इसकी खोज किसने की थी वो बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई थी, लेकिन इससे पहले बहुत पहले भारत के ऋषियों ने इसकी खोज कर दी थी। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है? देखिए, मैं आपको चार बल पढ़ा रहा हूँ और प्रकृति की प्रत्येक घटना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इन चार बलों पर ही निर्भर करती है। चाहे वो एक तारे का चमकना हो, चाहे एक तारे का टूटना हो, चाहे भूकंप का आना हो, चाहे किसी वस्तु का गतिशील होना हो, चाहे हवा का चलना हो। मतलब प्रकृति की प्रत्येक प्राकृतिक घटना जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। सामान्यतः बच्चों में ये सुना जाता है कि न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब ऊपर से गिरा, तो न्यूटन ने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया कि धरती जो है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर इसका विस्तृत रूप देखें इसी नियम का, तो वो नियम इस प्रकार नहीं है। वो नियम इस प्रकार है कि प्रकृति के प्रत्येक दो पार्टिकल के मध्य आकर्षण बल लगता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने एक चौक रख दिया है और एक आईफिल टावर जहाँ पे भी है उसको भी ये बल लगा रहा है, उसको भी ये अपनी तरफ खींच रहा है। या मान लो नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी कहीं पे जा रही है तो उसको भी ये चौक खींच रहा है। तो ये बल कहता है कि प्रकृति के अंदर दो पार्टिकल जो भी एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता ही लगता है। जो आकर्षण बल जो होता है वो समानुपाती होता है इन दोनों के द्रव्यमान की। मान लेते दो पार्टिकल है m1 और m2, जिसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है, तो इनके बीच में हमेशा एक आकर्षण बल काम करेगा। इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बल को डिनोट कर रहा हूं मैं से F फोर्स, वो समानुपाती होता है m1 × m2 के, यानी इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे जैसे इन दोनों का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा या इन दोनों में से एक का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो इन दोनों का गुणनफल भी बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। मान लेते हैं ये चौक का टुकड़ा है, या उसी एग्जांपल को देखते हैं सेब और धरती। तो सेब का और धरती का द्रव्यमान का मल्टीप्लाई करें तो सेब और धरती का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि धरती का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इन दोनों का गुणनफल करें तो गुणनफल ज़्यादा प्राप्त होगा, तो बल भी ज़्यादा प्राप्त होगा। दूसरा बल जो है वो समानुपाती होता है इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी के वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार इन दोनों को मिक्स करके बनाएं तो F समानुपाती हो जाएगा m1 m2/r स्केयर। F बराबर m1 m2/r स्केयर। और जब किसी भी संबंध के अंदर, किसी भी फॉर्मूला के अंदर हम निकालते हैं
समानुपाती निशान को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, वो अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा F बराबर G m1 m2 अपॉन r², जहाँ पर G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये पहला बल है कि प्रकृति के दो पार्टिकल के बीच में हमेशा ही आकर्षण बल लगता है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर इस चौक के मैं दो टुकड़े कर दूं, यहाँ पे व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ये चौक का टुकड़ा भी इस चौक के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पर खड़ा भी किसी और मंगल ग्रह को मान लो या चंद्रमा को मैं आकर्षण बल लगा रहा हूँ, या मंगल ग्रह या चंद्रमा पे मुझे आकर्षण बल लगा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बल के बारे में। तो दूसरा बल है वो इस प्रकार है। दूसरा बल जो है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, जैसा से नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर विद्युत और चुंबक दोनों की प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये लगता कहाँ पर है, ये अपने को पता होना चाहिए। विद्युत चुंबकीय बल हमेशा चार्ज पार्टिकल पर लगता है, ऐसे पार्टिकल, ऐसे कण जो धनावेशित या ऋणावेशित है उन पर लगता है। सामान्यतः कई जगह ये पढ़ाया जाता है कि विद्युत का जो बल है वो दो आवेशों के मध्य लगता है, चुंबक का बल दो पोल्स के मध्य, चुंबक के दो पोल के मध्य लगता है, उन दोनों का मिक्सचर ही जो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है कि ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि विद्युत और चुंबक जो है वो अलग अलग चीजें नहीं है। विद्युत से चुंबक बनाई जा सकती है और चुंबक से विद्युत बनाई जा सकती है। तो ये जो बल है वो चार्ज पार्टिकल, आवेशित कणों पर लगता है। किन पर? आवेशित कणों पर लगता है। अब देखिए, जब भी कोई आवेशित कण स्थिर होता है, जब भी कोई आवेशित कण स्थिर होता है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, तो वो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है। लेकिन यही पार्टिकल अगर मूवमेंट करता है, ये गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। तो यानी अगर कोई पार्टिकल है, अगर कोई कण है जो आवेशित है, चाहे धनावेशित या चाहे ऋणावेशित, और वो गति कर रहा है, तब वो जो बल लगाएगा दूसरे पार्टिकल पर, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, क्योंकि जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा, गति करेगा, उसके अंदर विद्युत और चुंबक के दोनों गुण हैं, तब उसके द्वारा लगाए जाने वाला बल जो होगा वो होगा विद्युत चुंबकीय बल। ये परिभाषा से समझ सकते हो। और अगर इनको अलग अलग स्टडी करें तो आप विद्युत बल और चुंबकीय बल के रूप में भी इसको स्टडी कर सकते हो। विद्युत बल और चुंबकीय बल के रूप में भी स्टडी कर सकते हैं। विद्युत बल जो होता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है, जिसको कूलाम बल कहते हैं। दो आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी एक दूसरे को दूर दूर धक्का देते हैं, और माइनस और प्लस हो, विपरीत प्रकृति के हो तो एक दूसरे को आकर्षण बल लगाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब आवेशित कण गतिशील करते हैं तब ये बल कहलाता है विद्युत चुंबकीय बल। लेकिन वही आवेशित कण अगर स्थिर हो तब ये विद्युत बल कहलाएगा। और इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है वो समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब भी समानुपाती निशान हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट फिर लगेगा k q1 q2 अपॉन r²। इसके बारे में k कांस्टेंट क्या है, इसकी विमा क्या है, वगैरह वगैरह, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में आप आगे के नेक्स्ट के वीडियो में अपने एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। तो दूसरा बल आप समझ गए, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? कोई भी आवेशित कण जो गतिशील है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो दोनों पैदा करता है, उत्पन्न करता है, और वो जो किसी अन्य पार्टिकल पर बल लगाता है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। अब बात करते हैं तीसरे बल के बारे में। इससे पहले अपने को एक बात नोट करनी है कि विद्युत बल क्या बोलता है कि प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का देते हैं। अब बात करें तीसरे बल के बारे में, तो तीसरा बल क्या कहलाता है? तीसरा बल कहलाता है नाभिकीय बल। कौन सा? नाभिकीय बल, या इसको शब्द एक इसके साथ यूज किया जाता है प्रबल। प्रबल इसलिए क्योंकि प्रकृति का सबसे मजबूत बल यही है। देखिए, अभी अपने पढ़ा था कि प्लस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित नहीं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, धक्का लगाते हैं। अगर परमाणु की अपने संरचना देखें तो इस प्रकार परमाणु होता है,
हालांकि ये बनेगा नहीं, 3D के अंदर होता है। अगर आपने शक्तिमान नाटक देखा होगा तो वहाँ पर जो स्टार है वो नाभिक का काम करता है, और इस प्रकार जो स्ट्रक्चर आती है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दर्शाती है। 3D में बनेगा नहीं, लेकिन मैं 2D के अंदर बना रहा हूँ। ये परमाणु हो गया और ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कक्षाओं के अंदर जितने भी। तो इसके अंदर जितना इसका परमाणु क्रमांक होगा, मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 10 है, ठीक है, तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन होंगे, इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 10, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 10, लगभग 10 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर। अब 10 प्रोटॉन होंगे, इसका जो एरिया है नाभिक का एरिया बहुत छोटा है, 10 की पावर -15 कोटि का, या 1 फर्मी कोटि बोलते हैं इसको। बहुत कम एरिया के अंदर नाभिक है, और उसके अंदर अगर 10 प्रोटॉन है, प्लस प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस, न्यूट्रॉन पर होता है 0, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं है, तो न्यूट्रॉन तो एक दूसरे को कोई भी मतलब उनको किसी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अनावेशित है, तो उनको किसी से मतलब नहीं है कि वो ना धक्का देंगे ना खींचेंगे। लेकिन प्लस और प्लस, मान लो इसके अंदर मैं 10 प्रोटॉन की बात करूँ, 10 न्यूट्रॉन को एक साइड रख दो, जहाँ मर्जी रख सकते हैं, क्योंकि वो अनावेशित है। हालांकि कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं ये हायर फिजिक्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया जाता है। 10 प्रोटॉन है, अगर इतने छोटे एरिया के अंदर बहुत सारे धनावेश अपने को रखने हैं, तो ये धनावेश को प्रोटॉन को धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इनको इतने एरिया के अंदर बांधे रखने के लिए कोई ना कोई बल चाहिए। उस बल को बोलते हैं परबल नाभिकीय बल। जो भी कण नाभिक के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन या नाभिकीय कण। तो नाभिकीय कणों या न्यूक्लियॉन्स को नाभिक के अंदर बांधे रखने के लिए कोई बल जो कार्य करता है उसको बोलते हैं परबल नाभिकीय बल, जो प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। इसके बारे में भी जब अपने न्यूक्लियर की स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको तीसरे बल के बारे में पता लग गया। चौथा बल है क्षीण बल या जिसको बोलते हैं दुर्बल बल, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वीक फोर्स। अब ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, हालांकि इसकी परिभाषा बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे? देखिए, बहुत सारे नाभिकों के अंदर ऐसी अवस्था पाई जाती है कि वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जिनके पास हाई ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए रेडियो एक्टिवता का गुण दर्शाते हैं। रेडियो एक्टिवता का मतलब एनर्जी के पार्टिकल नाभिक से छोड़ना, त्यागना। तो उसमें से 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव कण निकलते हैं बाहर, जो अल्फा, बीटा और गामा। उसके बारे में भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी आपको पता लगेगा इस परिभाषा के अनुसार। तो उनमें से जब बीटा पार्टिकल निकलता है, जब क्या निकलता है? बीटा पार्टिकल निकलता है। तो बीटा पार्टिकल अकेला नहीं निकलता, क्योंकि एक घटना हुई थी, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई थी, उसमें पता लगा कि बीटा पार्टिकल के अंदर द्रव्यमान गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जबकि ऐसा तो संभव है नहीं, वो द्रव्यमान कहाँ पे गया? तो पॉली नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि द्रव्यमान खत्म नहीं हो रहा, बीटा पार्टिकल के साथ एक और कण निकल रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल हल्का सा द्रव्यमान है, कोई आवेश नहीं है। जो बीटा पार्टिकल के अंदर निकलता है कण, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल जो बेसिकली होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो बीटा प्लस और या बीटा माइनस। बीटा प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसमें प्लस आवेश होता है, और बीटा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलता है जिस पर माइनस आवेश ही होता है। प्लस आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। तो जब बीटा प्लस डीके होता है, डीके का मतलब क्षय होता है, बीटा प्लस पार्टिकल निकलता है, तब इसके साथ न्यूट्रिनो नाम का कण निकलता है। न्यूट्रिनो नाम का कण जरूर निकलता है। और जब बीटा माइनस पार्टिकल का डीके होता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है नाभिक से, तो इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल निकलता है। तो वीक फोर्स क्या बोलता है? ये सिर्फ कुछ ही घटनाओं के अंदर एक्सप्लेनेशन है इसकी, या कुछ ही घटनाओं के अंदर कार्य करता है, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल है बीटा क्षय या बीटा डीके, जब बीटा पार्टिकल नाभिक से निकलता है। तो अब बात करें कि दुर्बल बल वास्तव में है क्या? तो नाभिक से मान लो बीटा पार्टिकल निकला, चाहे बीटा प्लस का चाहे बीटा माइनस का, तो उसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, प्रयोगों के मुताबिक उसके साथ एक पार्टिकल
बीटा प्लस के साथ न्यूट्रिनो और बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, तो जो बीटा प्लस पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन प्लस और न्यूट्रिनो ये आपस में भी बंधे रहते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो ये आपस में भी बंधे रहते हैं। इन पार्टिकल के अंदर जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं वीक फोर्स या दुर्बल बल। इन पार्टिकल ये भी आपस में बंधे रहते हैं, यानी नाभिक से जब बाहर निकलते हैं तो अकेला तो निकलता नहीं, तो दोनों जुड़कर एक तरह से बाहर निकलते हैं और छोटे से फोर्स के बिल्कुल कमजोर फोर्स होता है, ये आसानी से टूट भी जाता है। इसको बोलते हैं वीक फोर्स, दुर्बल बल। तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, ये बीटा पार्टिकल बीटा अक्षय जब भी होता है तब उसके अंदर दुर्बल बल या क्षीण बल कार्य करते हैं। ये हायर स्टडी के अंदर नाभिक न्यूक्लियर के अंदर पढ़ा जाता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो सकता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है। उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम वीक फोर्स से, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो से दे सकते हैं। तो अभी आपको प्रकृति के वे 4 बल बताए हैं जिन पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रकृति की प्रत्येक घटना टिकी हुई है। पहला बल गुरुत्वाकर्षण बल, जो बोलता है कि प्रकृति के 2 पार्टिकल्स के मध्य हमेशा आकर्षण बल लगता है, चाहे वो पार्टिकल कितनी भी दूर हो। ठीक है, जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा आपको बताया विद्युत चुम्बकीय बल। तो विद्युत चुम्बकीय बल वो कहलाता है अगर कोई आवेशित कण स्थिर है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, और 2 स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल विद्युत बल कहलाता है, जिसको कूलाम बल द्वारा निरूपित किया जा सकता है। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल, यही वही आवेशित कण जो होता है मूवमेंट करता है, गतिशील होता है, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, तो तब जो अन्य पार्टिकल पर बल लगाएगा तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, यानी उसके अंदर विद्युत और चुंबक दोनों के गुण पाए जाते हैं। तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, जो क्या कहलाता है, जो क्या है कि बहुत सारे प्रोटॉन एक नाभिक के छोटे से एरिया के अंदर बांधे रखने के लिए कोई ना कोई बल की आवश्यकता हमें है, उस बल को बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। नहीं तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नाभिक टूट जाएगा। तो नाभिक के स्थायित्व के लिए, नाभिक को बांधे रखने के लिए हमें ऐसे बल की आवश्यकता है, उसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है बीटा क्षय के अंदर पाया जाने वाला, बीटा डीके के अंदर पाए जाने वाला या बीटा पार्टिकल जब भी नाभिक से निकलता है तो रेडियो एक्टिविटी के गुण में, तब उसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है दुर्बल बल। दुर्बल बल, हालांकि ये दुर्बल बल कितना दुर्बल है, गुरुत्वाकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा दुर्बल बल। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जब निकलता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जब निकलता है, तो इन दोनों के मध्य जो बल इनको बांधे हुए है उसको बोलते हैं दुर्बल बल। ये आसानी से टूट जाता है। तो बेसिकली प्रकृति की प्रत्येक घटना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्हीं पर डिपेंड करती है, इसलिए इनको फंडामेंटल फोर्सेस या मूलभूत बल या प्रकृति के मूल बल भी कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, कल इसको ज़्यादा से एक्सप्लेन करेंगे और इन चारों के अंदर अपने डिफरेंस देखेंगे, कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन से की रेंज कितनी है, कौन से के अंदर इस क्षेत्र के अंदर जो कण होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो कल की वीडियो में अपने देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको फिजिक्स इस लेवल से पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे भी, आप कहेंगे वाह बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।